अजमेरुद्दीन एंड वेलकम टू माय चैनल एनालाइज विद अजमेरुद्दीन। आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नवंबर 2020 अटेम्प्ट फॉर सीए फाइनल ऑफ एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स सब्जेक्ट, जो कि मैंने कंसोलिडेट एंड समराइज करे हैं रिविजनरी टेस्ट पेपर्स से एंड मॉक टेस्ट पेपर्स विच वर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर नवंबर 2020 अटेम्प्ट। तो दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ 4 पार्ट्स में रहेंगी। तो पहला पार्ट आज हम कवर अप करेंगे। ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, 30 पॉइंट्स है, फटाफट इन्हें कवर अप करके समराइज़ कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर की असिस्टेंट डायरेक्ट असिस्टेंट नहीं ले सकता। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। पहला टॉपिक तो ये है, व्हेन ही इज़ एवेल्युएटिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एंड नंबर 2, व्हेन ही इज़ असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इन दो केसेस में आप कभी भी इंटरनल ऑडिटर की डायरेक्ट असिस्टेंट नहीं ले सकते, पर आप ले सकते हो। कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जहाँ पे व्हेन यू आर असेंबलिंग इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू रिजॉल्व एक्सेप्शंस इन कंफर्मेशन रिस्पॉन्सेज। ये सब बातें कहाँ लिखी है? ऐसे 610 में। पॉइंट नंबर 2, अ सीए इन प्रैक्टिस इज नॉट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो पढ़ाई करवाता है विद इन प्रिस्क्राइब्ड आवर्स। प्रिस्क्राइब्ड आवर्स कहाँ लिखे हैं? रेगुलेशन 190A में। और कितने आवर्स हैं? 25 आवर्स अ वीक। पॉइंट नंबर 3, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के क्लॉज 8 में लिखा है। फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 8 में ये लिखा है, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सेप्ट्स टैक्स ऑडिट विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद द प्रीवियस ऑडिटर इन राइटिंग। डेफिनेटली सी बात है, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे जब तक आप प्रीवियस ऑडिटर को राइटिंग में कम्युनिकेट नहीं कर देते। पॉइंट नंबर 4, एक इंटरनल ऑडिटर किसी कंपनी का, फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी का, उसी कंपनी की जीएसटी ऑडिट को अंडरटेक नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 5, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 6 के हिसाब से आपने जो है अपने मेजर क्लाइंट्स और का नाम डिस्क्लोज नहीं करना अनलेस इट इज़ एन ऑब्लिगेशन बाय द रेगुलेटर। ऑब्लिगेशन ना हो रेगुलेटर की तो आपने मेजर क्लाइंट्स के नाम डिस्क्लोज नहीं करना अपने वेबसाइट पे, और अगर आप ऐसा करते हो तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 6 में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माने जाओगे। पॉइंट नंबर 6, अगर एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट नहीं करती तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो एक एडवर्स ओपिनियन दे अगर इम्पैक्ट जो है मटेरियल एंड परवेसिव है। इम्पैक्ट सबसे पहली बात मटेरियल एंड परवेसिव होना चाहिए। नंबर 2, होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट नहीं किया। इस केस में ऑडिटर जो है एडवर्स ओपिनियन देगा। पॉइंट नंबर 7, ऑडिटर को जो है ओपिनियन फॉर्म नहीं करना कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स में। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। द ऑडिटर्स ओपिनियन शैल नॉट रेफर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एक्सेप्ट। किन केसेस में एक्सेप्शन है? मतलब वो कर सकता है, ओपिनियन फॉर्म कर सकता है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स में, यानी कि प्रीवियस ईयर फिगर्स में। पॉइंट नंबर 1, व्हेन प्रीवियस पीरियड ऑडिट रिपोर्ट इज अदर देन अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड ओपिनियन के अलावा यानी क्लीन चिट के अलावा अगर कोई और ऑडिट रिपोर्ट है पिछले साल की तो आप ओपिनियन फॉर्म कर सकते हो इस साल। या फिर ऑडिटर है सफिशिएंट एविडेंस, ऑडिटर के पास सफिशिएंट एविडेंस है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड विच वाज नॉट एड्रेस्ड अर्लियर। ऐसी मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, इसके आपके पास पुख्ता सबूत है जिस बात को पिछली बार एड्रेस नहीं किया गया। पॉइंट नंबर 8, इन केस द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट ऑडिटेड एट ऑल। अगर पिछली बार की जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ही नहीं हुई तो इस केस में सबसे पहले तो आप इस बात को रिपोर्ट करो अदर मैटर पैराग्राफ में, इस बात को रिपोर्ट करोगे। और सेकंड, ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आप ऑब्टेन करो दैट ओपनिंग बैलेंसेस सो नॉट कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जो ओपनिंग बैलेंसेस है उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, इसके बाद के आप पुख्ता सबूत ले लोगे। पॉइंट नंबर 9, विद रिगार्ड टू द डिस्क्लोजर ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्क्लोजर आप कहाँ करोगे? आप ऑडिट रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन ऐड करके रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करोगे।
चाहे आपने एंगेजमेंट लेटर में लिखा हो चाहे ना लिखा हो। अगर आपने एंगेजमेंट लेटर में लिखा है और मैनेजमेंट कहती है आप हमारी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑडिट रिपोर्ट में मत डालो, तो आपने ये बात नहीं सुननी है, आपने ये सेपरेट सेक्शन में इस बात को डालना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 10, एम्फेसिस ऑफ मैटर्स पैराग्राफ जो है वो कब ऐड होता है? 2 सिनेरियो में। मतलब एम्फेसिस, किसी बात का एम्फेसिस आपने करने वाला है तो ऑडिटर को क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली बात तो ऑडिटर को ऐसा लगता है कि ये जो मैटर है वो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। और पॉइंट नंबर 2 कि उस मैटर के ऊपर मेरा कोई क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन नहीं है, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि ये यूज़र की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो ये दोनों पॉइंट अगर है किसी मैटर पे तो आप उसे EOM पैराग्राफ में डाल सकते हो। ऑडिटर्स ओपिनियन इज नीदर क्वालिफाइड नॉर एडवर्स इन रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर मैटर एंड द मैटर इज द फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 11, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, अगर फ्रॉड जो है 1 करोड़ से ज़्यादा का या फिर 100 लाख से ज़्यादा का, एक ही बात है, बट 100 लाख से ज़्यादा का अगर कोई फ्रॉड है तो ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले तो 2 दिन के अंदर इस बात को रिपोर्ट कर दे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी को, कंपनी के 2 दिन के अंदर वो रिपोर्ट कर दे और देखिए कि वो 45 डेज़ में अपना रिप्लाई देना चाहिए ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, अपना रिप्लाई, सीक फॉर द रिप्लाई। और 45 डेज़ के बाद वो तुरंत इस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करे सेंट्रल गवर्नमेंट को अलॉन्ग विद द रिप्लाई। अगर आता है रिप्लाई तो रिप्लाई के साथ कर दो, अगर नहीं आता तो बिना रिप्लाई के सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दो इस बात को, अगर फ्रॉड 1 करोड़ से ज़्यादा का। पॉइंट नंबर 12, एज पर SA 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स। तो ऊपर हमने करा था एम्फेसिस ऑफ मैटर्स, यहाँ पे है की ऑडिट मैटर्स। की ऑडिट मैटर्स के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने देखनी है ऑडिटर को। क्या है? The effect on audit of significant transaction took place in the financial year, and number 2, significant auditors judgment relating to areas in the financials that involve significant matter judgment. Point number 13, agreement on audit engagement terms. आपने ऑडिटर ने मैनेजमेंट या फिर TCWG जो भी अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ अथॉरिटी है उनके साथ ऑडिट एंगेजमेंट जो है वो एग्री करवा लेनी है, एग्री करनी है। उसमें क्या क्या होता है, एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या लिखा होता है? सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। मतलब रिपोर्ट्स का फॉर्म एंड कंटेंट क्या होना चाहिए, ये सब बातें आपने एंगेजमेंट लेटर में लिख देनी है। और आगे बात और क्या लिखनी है, अ स्टेटमेंट दैट देयर मे बी सर्कमस्टांसेस इन विच अ रिपोर्ट में डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे भी आ सकते हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट से थोड़ा सा हट के आपने रिपोर्टिंग कर सकते हैं आप। पॉइंट नंबर 14, एज पर SA 402 रीड विद SA 705 यूज़र ऑडिटर को मॉडिफाई करना है अपना ओपिनियन। कब? यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। जो यूज़र ऑडिटर है वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट, मतलब कि किसी ऐसी कंपनी की ऑडिट कर रहा है, मान लो जो कंपनी ने आउटसोर्स कर रखा है कुछ काम किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, तो यहाँ पे SA 402 ये लगता है। तो यूज़र ऑडिटर यानी कि मान लो हम ऑडिट कर रहे हैं किसी कंपनी की, जिस कंपनी ने आउटसोर्स कर रखा है अपना काम, तो उस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना है एज पर SA 705। कब? इफ़ यूज़र ऑडिटर यानी हम इज़ अनेबल टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence regarding the service provided by the service organization relevant to the audit of the user's entity's financial statement। अगर वो ऐसी बात नहीं कर पाता, एविडेंस नहीं ले पाता सफिशिएंट, तो आप मॉडिफाई कर दो। द यूज़र ऑडिटर शैल नॉट रेफर द वर्क ऑफ सर्विस ऑडिटर। जो उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर है उसके काम को आपने रेफर नहीं करना इन द यूज़र ऑडिटर्स रिपोर्ट। हमारी रिपोर्ट में हम उसके काम को रेफर नहीं करेंगे। containing an unmodified opinion unless required by law or regulation to do so।
The user auditor shall not refer the work of service auditor in the user auditor's report containing an unmodified opinion. हमारा unmodified opinion है तो हमें रेफर ही नहीं करना काम को. If such relevance is required by law or regulation, अगर ऐसा कोई law or regulation कहता है कि आपने करना है, the user auditor's report shall indicate that the reference does not diminish the user auditor's responsibility for the audit opinion. अगर कोई लॉ कहता भी है कि आप कर सकते हो, नाम यूज़ कर सकते हो, तो भी आपने ये बात को क्लियर करना है कि इस एंटिटी की ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है. पॉइंट नंबर 15, वी आर हाफ वे थ्रू. Applicability of provisions related to cost audit and cost records and audit. सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट पे लगता है और रूल नंबर 3 के साथ अगर हम रीड करें तो वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दे रखी है. कॉस्ट ऑडिट के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं. कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं? टू अ कंपनी विच इज़ कवर्ड अंडर रूल 3 एंड हुज रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सीज 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू, और विच इज़ ऑपरेटिंग एट SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में से ऑपरेट करिए, या फिर विच इज़ एंगेज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन. वहाँ पे कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है. पॉइंट नंबर 16, एज पर SA 706 an emphasis of matter paragraph refers to matter appropriately disclosed in the financial statement and that in the auditor's judgment is of such importance that fundamental to the user understanding of that financial statement. तो हमने जैसे पहले भी एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ करा था, वहाँ पे भी हमने 2 कंडीशंस की बात करी थी कि ऑडिटर को लगता है कि ये बात जो है, ये मैटर जो है वो यूज़र के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है. साथ में वो बात डिस्क्लोज होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और उस बात के ऊपर ऑडिटर का कोई भी एडवर्स ओपिनियन नहीं होना चाहिए, मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं होना चाहिए. अगर ये तीनों कंडीशन है तो एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ में उस मैटर को आप डिस्क्लोज कर दीजिए. पॉइंट नंबर 17, एज पर SA 705, where the auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence and where such matter is material but not pervasive, the auditor shall issue qualified opinion. कोई मैटर है which is material but not pervasive और उसके लिए आप कोई sufficient and appropriate audit evidence नहीं जुटा पा रहे, तो आप एक qualified opinion फॉर्म कर लीजिए. पॉइंट नंबर 18 में हम कवर करेंगे 3 रेगुलेशंस. रेगुलेशन 26, रेगुलेशन नंबर 19 पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 2 और रेगुलेशन 21 फॉर SEBI LODR रेगुलेशन. रेगुलेशन 26 कहता है अ डायरेक्टर कैन नॉट बी अ चेयरमैन ऑफ मोर देन 5 कमिटीज अक्रॉस ऑल लिस्टेड एंटिटीज. 5 से ज़्यादा का वो चेयरमैन नहीं, एक डायरेक्टर जो है वो चेयरमैन नहीं हो सकता 5 कमिटी से ज़्यादा का लिस्टेड कंपनी में. हाउएवर फॉर दिस पर्पस ऑफ लिमिट चेयरमैनशिप ऑफ प्राइवेट कंपनी इज एक्सक्लूडेड. प्राइवेट कंपनी का हो सकता है तो इसमें प्राइवेट कंपनी की एक्सक्लूजन लेनी है. इसके अलावा 5 कंपनी को वो चेयरमैनशिप नहीं कर सकता लिस्टेड कंपनीज की. रेगुलेशन 19 पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 2 कहता है कि एवरी लिस्टेड कंपनी शुड हैव नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी विच शैल मीट एटलीस्ट वंस इन एन ईयर. एक साल में एक बार नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी हर लिस्टेड कंपनी को मिलना है, मीटिंग करनी है साल में एक बार. रेगुलेशन 21 कहता है ओनली इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज having outstanding SR equity shares, at least 2/3 of risk management committee shall comprise of independent director. रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में 2/3 होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसी लिस्टेड कंपनी के जिनके आउटस्टैंडिंग SR इक्विटी शेयर्स है. अगर आउटस्टैंडिंग SR इक्विटी शेयर्स नहीं है तो ये 2/3 की लिमिट भी नहीं लगेगी. पॉइंट नंबर 19, एज पर RBI गाइडलाइंस बैंक ने PMS ट्रांजैक्शन को सेपरेटली मेंटेन भी करना है और उसे एक्सटर्नल ऑडिटर से सर्टिफाई भी करवाना है. अगर बैंक ने PMS ट्रांजैक्शन को अलग से सेपरेटली मेंटेन नहीं किया तो करे और सर्टिफाई कराए एक्सटर्नल ऑडिटर से. अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो बीइंग अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपने इस बात को अप्रोप्रिएटली रिपोर्ट कर देना है. पॉइंट नंबर 20, मेंटेनेंस ऑफ सॉल्वेंसी मार्जिन. ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 64 VA में लिखा है. और सेक्शन 64 VA कहता क्या है कि हर इंश्योरर और री इंश्योरर टू मेंटेन एन एक्सेस ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज ऑल द टाइम.
which shall not be less than 50% of amount of minimum capital as stated in section 6. If at any time, किसी भी समय अगर आप सॉल्वेंसी मार्जिन से कम आ जाते हो तो आपने एक फाइनेंशियल प्लान अथॉरिटी को सबमिट करना है और अथॉरिटी ये देखेगी ये फाइनेंशियल प्लान एडुकेट है या नहीं है. अगर वो एडुकेट नहीं है तो बोलेगी आप मॉडिफाई करो. सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 64VA कहता है if an insurer or reinsurer fails to comply with the prescribed requirement of maintaining excess value over assets over amount of liabilities, तो it shall be deemed to be insolvent. तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट यहाँ पे सेक्शन है, सेक्शन 64VA. पॉइंट नंबर 21, टैक्स ऑडिट के टाइम आपने फॉर्म 3CD में क्लॉज 21A में क्या रिपोर्ट करना है. ये एक्सपेंस ऐसा खर्चा रिपोर्ट करना है, मतलब ऐसा अमाउंट जो कि डेबिट हुआ है P&L में, ऑफकोर्स सी बात है खर्चा, जो कि किस नेचर का है कि पॉलिटिकल पार्टी की किसी पब्लिकेशन में आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करा है, वो आपने रिपोर्ट कर देना है क्लॉज 21A ऑफ फॉर्म 3CD में. पॉइंट नंबर 22, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लायंसेस एंड फिलिंग द रिटर्न्स. GST ऑडिट आप कर रहे हो, एक ऑडिटर है वो GST ऑडिट कर रहा है, उसको मैनेजमेंट कहती है कि आप हमारे जो है आप ऐसा करो, आप हमारा एक GSTR भी फाइल कर दो प्लीज़, जैसे 3B फाइल कर दो आप. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो GST ऑडिटर की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. GST रिटर्न्स को प्रिपेयर करना एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप मना कर दोगे. पॉइंट नंबर 23, इस पॉइंट को कवर करने के लिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि मेरे सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाए 23 के. आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको किसी कंपनी ने अप्रोच करा और कहा कि मैं एक XYZ कंपनी को ख़रीदना चाहती हूँ, तो आप जाके उसका ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए. ड्यू डिलिजेंस का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपकी एसेट्स और लायबिलिटी प्रॉपरली फेयर वैल्यू पे आप वैल्यूएशन कर पाएँ. अगर आप यहाँ पे पॉइंट है एसेट्स का, ओवर वैल्यू एसेट्स को कैसे डिटरमाइन करें. तो हर कंपनी ये चाहेगी कि जब मेरा ड्यू डिलिजेंस हो रहा हो तो मेरे एसेट्स जो है वो ज़्यादा नज़र आए, मतलब मेरी वैल्यू, ताकि मेरी वैल्यूएशन उस हिसाब से बढ़ेगी ना. तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप ड्यू डिलिजेंस पे जा रहे हो तो आपने सबसे पहले जाके ये देखना है कि कहीं उनके पास ऐसे डेटर्स तो नहीं है जो कि बहुत पुराने और अनकलेक्टेड है, 1-1 साल 2-2 साल पुराने डेटर्स हैं जो कलेक्ट ही नहीं हो रहे, कोई फॉलोअप नहीं है, कुछ नहीं है, कलेक्ट ही नहीं हो रहे, बुक्स में आ रही है. तो वो ऐसी चीज़ हमारी किसी काम की नहीं है. ऐसे डेटर्स आप जाके देखो कि उनके इन्वेंट्री में कहीं ऐसा, उनके स्टॉक में ऐसा कोई इन्वेंट्रीज तो नहीं है जो कि यूज़ ही नहीं हो रही, ख़रीद के पड़ी हुई हैं, एब्सोल्यूट हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई काम ही नहीं हो रहा, प्लांट एंड मशीनरी में कोई काम ही नहीं आता उनका, ऐसी इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं. प्लांट एंड मशीनरी जाके देखो कि कहीं वो ख़राब तो नहीं हो गई हैं, कहीं स्क्रैप तो नहीं हो गई हैं. बुक्स में तो वैल्यू आ रही है बट एक्चुअल में जाके देखो तो कबाड़ा है, कोई फ़ायदा नहीं है. आप ये देखो कि कहीं आपकी कोई प्रॉपर्टी में, एसेट्स में कोई लिटिगेशन तो नहीं है, कंपनी क्लेम कर रही है ये मेरी प्रॉपर्टी, कोई दूसरा बंदा क्लेम कर रहा है ये मेरी प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी के दोनों बंदे क्लेम कर रहे हैं, लिटिगेशन में मामला है. ये देखो कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिपोर्ट हो गई हो, और ऐसी इन्वेस्टमेंट ना हो जो बहुत ही कम रिटर्न दे रही हो, लो रिटर्न की इन्वेस्टमेंट्स हैं, या फिर उनकी इनकम ही कुछ नहीं आ रही. और ये भी आपने देखना इम्पॉर्टेंट है कि इंटर कंपनी बैलेंसेज यानी ग्रुप कंपनी बैलेंसेज जो है रिकनसाइल्ड हो. हम मान लो हमने अपनी ग्रुप कंपनी से कोई रिकवरेबल हो तो ओवर स्टेटेड ना हो, कोई पेबल हो तो अंडर स्टेटेड ना हो. कन्फर्मेशंस ले लो जाके दूसरी कंपनी से कि आप कन्फर्मेशन दो, हाँ इतना ही रिकवरेबल है या इतना ही पेबल है. तो ये सब बातें आपने ओवर वैल्यूड ऑफ एसेट्स में आप चेक कर सकते हो. पॉइंट नंबर 24, a CA in profession will be held guilty of professional misconduct अगर he solicits clients or professional work directly and indirectly through advertisement, circulation of circulars, personal communication or interview or any other means. आपने अपने प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिटेट नहीं करना, पर अगर आप ऐसा करते हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 6 में आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में माने जाओगे. बट अगर आप कोई इनविटेशन कार्ड छपवा रहे हो और वो इनविटेशन कार्ड जो है आप अपने क्लोज रिलेटिव्स, क्लाइंट्स और क्लोज फ्रेंड्स को दे रहे हो, यानी रिलेटिव, क्लाइंट्स और क्लोज फ्रेंड्स को ही दे रहे हो,
तो आप उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड यूज़ कर सकते हो, आप अपनी एज अ डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 26, डिस्ट्रीब्यूट टू द प्रोफेशन। आपने कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं लाना प्रोफेशन के लिए। अगर आप ऐसा करते हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के क्लॉज 2 में आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माने जाओगे। फॉर एग्जांपल, आपका कोई चेक बाउंस हो गया, या फिर एक केस स्टडी ये थी कि किसी बंदे ने गलती से चार्टर्ड अकाउंटेंट के बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट करा दी, गलती से कराने कहीं और थे, बैंक अकाउंट नंबर या नाम वाम में गलती होगी तो चले गए कहीं और। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या किया, वो 2.5 लाख रुपए और अपना मिनिमम बैलेंस, मतलब जो बैलेंस था, और 2.5 लाख रुपए निकाल के बैंक अकाउंट क्लोज करवा दिया। अब बाद में पता चला कि ये पैसा तो उसका है नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, बैंक ने उसको कहा। तो ये जो सीन बना है ये एक डिस्ट्रीब्यूट टू द प्रोफेशन है, और अगर ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है तो बैंक जो है वो जो है इंटीमेट कर सकता है काउंसिल को, और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। पॉइंट नंबर 27, परमिशन फ्रॉम द काउंसिल। फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 11 में ये कहा गया है, अब CA इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एंगेजेस इन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अनलेस परमिटेड बाय काउंसिल सो टू एंगेज। काउंसिल की परमिशन के बिना आप CA के प्रोफेशन के अलावा कोई और बिजनेस या ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते। बट पॉइंट नंबर 28 में मैं आपको बात बताता हूँ कि द काउंसिल हैज़ ग्रांटेड जनरल परमिशन। जनरल परमिशन कुछ चीज़ों की दे रखी है टू द मेंबर्स टू एंगेज इन सर्टेन स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर ऑक्यूपेशन। इसके अलावा जितनी भी स्पेसिफिक परमिशन चाहिए होती है इंस्टीट्यूट की। एडिटोरियलशिप ऑफ प्रोफेशनल जर्नल इज कवर्ड अंडर जनरल परमिशन। तो एडिटोरियलशिप ऑफ प्रोफेशनल जर्नल जो है जनरल परमिशन दे रखी है, और आपको स्पेसिफाइड परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 29, पीयर रिव्यू करते टाइम आप रिव्यूअर जो होते हैं वो एक सैम्पल साइज सेलेक्ट करते हैं। तो 15 दिन के अंदर सबसे पहले तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है प्रैक्टिसिंग यूनिट से, 15 दिन के अंदर आप एश्योरेंस सर्विसेज के जो है सैम्पल उनको बता दें कि ये मेरा सैम्पल है, और कोई और फर्दर या एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो पूछ लें। प्लान करो कि आपने ऑन साइट जाके जो है रिव्यू करनी है, विज़िट करनी है, या इनिशियल मीट करनी है इन कंसल्टेशन और प्रैक्टिस यूनिट। आप एक ऑन साइट विज़िट भी प्लान कर सकते हो। साथ में ऐसा नहीं कि आपने आज सैंपल दिया और कल आप रिव्यू करने पहुंच गए, उनके ऑन साइट पहुंच गए। आप 15 दिन का टाइम दो कि आप अपना रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करके रख लो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। और प्रैक्टिसिंग यूनिट्स और रिव्यूअर एक म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ कोशिश करें कि 90 दिन के अंदर रिव्यू प्रोसेस ख़त्म हो जाए। तो ये मेरे 29 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने कवर करे। पॉइंट नंबर 30, 31, 32 ये सब भी हैं, छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के हैं। तो ये सारे नोट्स जो हैं अवेलेबल है, ये पूरा नोट जो है अवेलेबल है आज के सेशन का मेरे गूगल ड्राइव पे, और मैंने आपको लिंक दे दिया अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। समराइज वे में है, 4 पेजेस, ज़्यादा भी नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पार्ट नंबर 1 ऑफ द important topics for November 2020 Advanced Auditing and Professional Ethics.